प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले ऑनलाइन कक्षाओं का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र के हिंदी साहित्य में आधुनिक काव्य का प्रवर्तिगत इतिहास और कवियों के संक्षिप्त परिचय से संबंधित पाठ्यक्रम है, जिस पर एक 12 अंकों का प्रश्न आता है। तो पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद के प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय और प्रवृत्तियों का विस्तार से वर्णन हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने प्रगतिवाद, जो चौथी काव्य धारा आरंभ होती है 1936 में और 1943 तक ये काव्य धारा चलती है, जिसके प्रमुख कवियों, इसकी पृष्ठभूमि और 8 काव्य प्रवृत्तियों पर हमने विस्तार से 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से पढ़ लिया है। और आज हम उसी क्रम को जारी रखते हुए प्रगतिवाद की जो शेष रही काव्य प्रवृत्तियों को हम इस ऑनलाइन कक्षा में पूर्ण करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ध्यान से सुनिए। 9वीं काव्य प्रवृत्ति है प्रगतिवाद की, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं समसामयिक समस्याओं का चित्रण। प्रगतिवादी कवि देश और विदेशों की सामयिक जो समस्याएं थी उनके प्रति भी अत्यंत सजग रहा है। उनके लिए विश्व संस्कृति और मानवतावाद की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करना आवश्यक भी था। इस साधन के द्वारा उनके काव्य में आम जनजीवन की वास्तविक रूप में अभिव्यक्ति हुई है, आम जनजीवन का चित्रण हुआ है। जैसे भारत पाक विभाजन, कश्मीर की समस्या, बंगाल का अकाल 1943 ईस्वी, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी, चरित्रहीनता आदि का प्रगतिवादी कवि ने मार्मिक चित्रण किया है। यानी मानवीय मूल्यों के पतन होते हुए स्थिति को इन्होंने अपनी कविताओं में दिखाया है। जैसे गांधी जी के निधन पर कवियों ने अत्यंत संवेदनशील होकर के, प्राय सभी कवियों ने गांधी जी पर कविताएं लिखी है। और एक उदाहरण यहाँ पर है, बापू मेरे अनाथ हो गई भारत माता, अब क्या होगा। यानी शिवमंगल सिंह सुमन जी की ये पंक्तियाँ हैं कि हे बापू, भारत माता कि तुम नाथ थे, स्वामी थे, और अब भारत माता अनाथ हो गई, अब इसकी देखभाल करने वाला कौन होगा, अब इस भारत माता के प्रति ममत्व कौन बरसाएगा। इसी तरह से विश्व राजनीति में जब भी मानवता को शोषण और अनीति का शिकार होना पड़ा, उस समय कवि की सहानुभूतिमयी वाणी उनकी अंतरात्मा से फूटी है। जैसे हिरोशिमा की बर्बादी हुई थी, कोरिया युद्ध हुआ था, ये सभी विश्व युद्ध की घटनाएं हैं। और इन अनेक समस्याओं का मार्मिक चित्रण भी इन प्रगतिवादी कवियों ने किया है। तो कहने का तात्पर्य, समसामयिक जो समस्याएं थी, इनसे प्रगतिवादी कवि अछूते नहीं हैं। इन्होंने सभी समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रियाएं अपनी कविताओं में व्यक्त की है और उनका समाधान भी सुझाया है। अगली काव्य प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ते हैं, बौद्धिकता की प्रधानता। प्रगतिवादी कवियों ने हृदय की भावनाओं की अपेक्षा बुद्धि तत्व पर बल दिया है। दूसरे शब्दों में समस्याओं को बुद्धि की तराजू पर तोला है। प्रगतिवादी काव्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में बाबा नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल का नाम उल्लेखनीय है। नागार्जुन जी ने आज़ादी को कागजी स्कीम बताते हुए जर्जर समाज पर बड़े पैने और तीखे व्यंग्य किए हैं। जैसे 5 साल कम खाओ भैया, यानी 5 साल तक कम खाओ, बचाओ। गम खाओ 10-15 साल तक, गम सहन करो। अपने ही हाथों से झोंको यो अपनी ही आंखों में धूल, अर्थात तुम अपनी आंखों के सामने अपने अत्याचारों और अधिकारों का हनन होते हुए तुम देखो, अपनी आंखों में धूल झोंको और देख करके उनको दृष्टिहीन कर दो। आज़ादी की कलियां फूटी, 5 साल में होंगे फूल, अर्थात झूठे आश्वासन, झूठे दिखावे, नेताओं के झूठे नारे
इन सब को लेकर के इस आज़ादी को केवल एक कागजी स्कीम नागार्जुन जी ने बताया है। यानी समाज में नेताओं की राजनीतिक जो हकीकत स्थिति है उसके ऊपर व्यंग्य करते हुए उसको उभारा है। अगली 11वीं काव्य प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ते हैं। प्रगतिवाद की 11वीं काव्य प्रवृत्ति है विश्व बंधुत्व की भावना। प्रगतिवादी कवियों की विचारधारा देश प्रदेश की सीमाओं को लांघ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गई। मार्क्सवाद का ये नारा था, सारे विश्व के सारे मजदूरों तुम एक हो जाओ। प्रगतिशील काव्य में भी ये झलका है। प्रगतिवादी कविताओं में इस नारे का गुणगान हुआ है। मेहनतकशों का शोषण हर देश में हर जगह हुआ। शोषित का भाईचारा और संगठित शक्ति का परावर्तन प्रगतिशील काव्य में मुखरित हुआ। नरेंद्र शर्मा जी के शब्दों में, आओ सब मेहनत का साथी अर्थात मेहनत करने वाले मजदूरों हे साथियों, लिए हथौड़ा और दराती अर्थात अपने अपने औजारों को साथ में लिए हुए, जो मेहनत से पैदा करते हैं मालिक है वे दुनिया भर के। अर्थात यहाँ पर उन सबको एक परिवार का एक ही सदस्य मानते हुए उन सबको जो मेहनत करने वाले उनको एक परिवार का सदस्य कह करके, अर्थात तुम तो दुनिया भर के मालिक हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं, तुम मालिकों का अधीन नहीं रह करके काम करो। अगली काव्य प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। वस्तुतः प्रकृति चित्रण के लिए छायावादियों को ही श्रेय दिया जाता है, क्योंकि प्रकृति का खुल करके जो चित्रण हुआ, काल्पनिक चित्रण, वो प्रकृति की कोख में बैठ करके छायावादी कवियों ने किया है और वैसा चित्रण बाद के काव्य में देखने को नहीं मिलता। प्रगतिवादी युग में एक परंपरा का केवल निर्वाह मात्र हुआ है। प्रकृति का अत्यंत मनोरम चित्रण कहीं कहीं यथार्थ रूप में देखने को हमें मिलता भी है, जो इसकी अन्यतम विशेषता भी कही जा सकती है। जैसे छाया तप के हिलकोरों से, यानी छाया और धूप के हिलकोरों से चौड़ी हरितिमा लहराती, अर्थात पेड़ पौधों पर हरियाली जो छाई हुई है वो लहरा रही है। ईखों के खेतों पर, यानी गन्ने के जो खेत हैं, सफ़ेद कांसों की झंडी लहराती, वर्षा के बाद में सफ़ेद कांस जो होती है उसकी झंडियाँ लहराती हुई दिखाई देती है। तो प्रकृति का यथातथ्य चित्र हमें देखने को मिल जाता है। प्रगतिवाद की अगली काव्य प्रवृत्ति है जन समर्थक काव्य। जैसे छायावाद को पलायनवादी काव्य कहा जाता है, समाज से पलायनवादी, और ये जो काव्य हैं ये जन समर्थक समाज से जुड़ करके उनकी यथार्थ स्थितियों को उजागर करने वाला काव्य हैं। प्रगतिवादी काव्य में मानव एवं मानव समाज का सूक्ष्म एवं विस्तृत वर्णन किया गया है। मानव के ऊपर ईश्वर की सत्ता भी नहीं है। काव्य की विषय वस्तु शोषित समाज एवं मनुष्य हैं और इस काव्य में सामाजिक यथार्थ है। इसलिए प्रगतिवादी रचनाओं में जीवन दर्शन की बहुलता मिलती है, अभिव्यक्ति मिलती है। मानवीय जीवन की छोटी से छोटी समस्या, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, वेदना, शोषण आदि पर इन कवियों की लेखनी चली है। इन कवियों ने हर यथार्थ को बाहर उभारा है। जैसे नरेंद्र शर्मा जी की कुछ पंक्तियों को हम मानवता के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हुए देखते हैं। जाने कब तक घाव भरेंगे, अर्थात जो शोषण कर करके इन लोगों के जो घाव लग गए हैं, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, अर्थात समानता की भावना की स्थापना कब होगी, सबके हृदय में जो सपने हैं खुशहाली के सपने वो कब पूरे होंगे, यही चिंता इन कवियों को है। तो ये एक जन समर्थक काव्य है, जनता का समर्थन करता है। अगली काव्य प्रवृत्ति है 14 नंबर मार्क्सवादी चिंतन का गुणगान। यानी कार्ल मार्क्स की जो मार्क्सवादी चिंतन धारा है उसी से अनुप्राणित होकर के उन्हीं के विचारों को इन प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं में उल्लेखित किया है। तो उनका गुणगान भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इस काव्यधारा के बहुत से कवियों ने साम्यवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स तथा रूस, जहाँ उनकी विचारधारा पल्लवित, पुष्पित और पल्लवित हुई थी, उन दोनों का इन कवियों ने मुक्त गान किया, यानी कार्ल मार्क्स का और रूस का। इस बात पर विचार नहीं करते हुए कि वहाँ की मान्यताएं भारत के लिए अनुकूल या उपयोगी होगी या सिद्ध होगी या नहीं। सुमित्रानंदन पंत तो कहीं कहीं साम्यवादी दर्शन की व्याख्या मात्र जुटाने में ही लग जाते हैं। जैसे धन्य मार्क्स, हे कार्ल मार्क्स तुम धन्य हो, चिरतामाच्छन
यानी लंबे समय से जो घना अंधकार छाया हुआ था, पृथ्वी के उदय शिखर पर, जहाँ सूर्य उदय होना यानी उन्नति का सूर्य उदय होने के शिखर पर जो अंधेरा छाया हुआ था लंबे समय से, तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर, और तुमने शिव की तरह तीसरा नेत्र खोला, ज्ञान चक्षु खोला और मानवता को उनके अधिकारों का ज्ञान कराया, और तुम एक प्रलय करने के लिए क्रांतिकारी रूप में तुम उदय हुए। तो यहाँ पर पंत जी ने काल मार्क्स और उनकी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का गुणगान किया है। अगली काव्य प्रवृत्ति है शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कवियों की भाषा सहज एवं सरल हैं, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन कवियों ने किया है। यानी कहने का तात्पर्य आम जनजीवन की भाषा को इन्होंने अपनी कविताओं में उपयोग में लिया है, उनमें कहीं बनावटीपन नहीं है, और आम आदमी की भाषा में इन्होंने यथार्थ चित्रण किया था कि आम व्यक्ति के समझने वाली भाषा है, जिससे जन समाज एकजुट हो जाए, उनमें जागरूकता की भावना हो जाए और वो क्रांतिकारी भावना के साथ पूंजीपति वर्ग का सर्वनाश करने के लिए उतारू हो जाए। ऐसी भावना का इन्होंने, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग किया जो विषय और प्रसंग के अनुकूल है। जैसे तुम वहन कर सको जन मन में अपने विचार, अर्थात ऐसी भाषा शैली होनी चाहिए जिसमें जन मन में जो विचार उपज रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, उन सबको ये भाषा शैली वहन करने वाली होनी चाहिए। वाणी मेरी चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें अलंकार, अर्थात केवल भाषा शैली का सहज और सरल उपयोग होना चाहिए, उसमें बनावटी अलंकारिक भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो संघर्षकालीन कवि को क्रांति की भावना या कलात्मकता में से एक को अपनाना था और उसका रक्षण करना भी था। प्रगतिवादी कवियों को क्रांति की भावना के प्रचार प्रसार के लिए कला पक्ष का बलिदान देना पड़ा था, क्योंकि इनके बिना वे निम्न वर्ग तक और उनकी भाषा शैली का प्रयोग किए बिना निम्न वर्ग आम जन तक वो नहीं पहुंच सकते थे। अतः प्रगतिवादी काव्य में सरलता और सहज बहुत गम्यता है। भाव, भाषा, छंद एवं अलंकार सभी दिशाओं में स्वाभाविक प्रगति हुई है। मुक्तक छंद और अतुकांत छंदों के साथ इन्होंने गीतों और लोकगीतों की शैली का भी प्रयोग किया है। अलंकारों के क्षेत्र में उन्होंने रूढ़ उपमानों का परित्याग करते हुए नवीन रूपक, उपमान एवं प्रतीक प्रस्तुत किए हैं। जैसे कुछ उदाहरण हम यहाँ देख रहे हैं। खुल गए छंद के बंद, प्रात के रजत पाश, अब गीत मुक्त ओ युगवाणी बहती अयास, अर्थात छंद के बंधनों में जो कविता जकड़ी हुई थी वो बंधन मुक्त हो गई है। मुक्त छंद में कविताएं लिखी जाने लगी हैं। जो दिखावटी और जो आडंबर थे वो कविता आज की आडंबरहीन हो गई हैं। सुंदर शिव सत्य कला के कल्पित मान गान, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम, संसार को बनाना चाहते हैं, समाज को बनाना चाहते हैं। बन गए स्थूल जग जीवन से हो एक प्राण, अर्थात उनकी भावनाओं के अनुरूप ही भाषा शैली मुड़ गई है। वैसे ही शब्दावली का प्रयोग इन कवियों ने किया ताकि आम जनजीवन उन कविताओं को पढ़ करके उनसे प्रेरणा ले सकें और इन शोषण के खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें। अब हम प्रगतिवादी काव्य की इन जो 15 विशेषताओं को हमने पढ़ा है, प्यारे विद्यार्थियों, इन 15 बिंदुओं को आप अच्छी तरह से याद करें। हर बिंदुओं में आप न केवल गद्यात्मक शैली लिखें बल्कि इन कविताओं की पंक्तियों को याद करके भी आप उदाहरण तौर पे प्रमाण पुष्ट शैली में मुख्य परीक्षा के उत्तर में आप लिखेंगे तो आपके पूरे में से पूरे अंक आ सकते हैं। और हम अब निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का भरसक प्रयास किया गया है। यद्यपि महात्मा गांधी और भगवान बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले नहीं उतरती है, इसलिए प्रगतिवादी काव्य की जो आयु है वो कम ही रही है। 1936 से 1943 तक मात्र 7 वर्ष के कालखंड में ये काव्यधारा चली, कार्ल मार्क्स से प्रेरित होकर के। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जीवन की विषमता का निवारण कर, यानी जिस तरह मैं चाहता हूँ, वो एक पंक्ति है सुमित्रानंद, क्या नाम, शिव मंगल सिंह सोमन की, चाहता हूँ ध्वंस कर देना विषमता की ये कहानी, जगत में उपलब्ध हो सबको वस्त्र भोजन अन्न पानी, जैसी पंक्तियाँ मानवतावाद को से प्रेरित होकर के लिखी गई है और सामाजिक विषमता की कहानी को वो समाप्त कर देना चाहता है। शोषक और शोषित की जो खाई है इनको ये कवि अपनी कविताओं के माध्यम से मिटा देना चाहते हैं। तो ये मानवतावाद की प्रतिष्ठा
करना इनका एक उच्च आदर्श निश्चित रूप से अभिनंदनीय है, प्रशंसनीय है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उनके शब्दों में देखिए, भारत में प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य के अध्येता को आदर और धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करना होगा। उसने हिंदी काव्य को एक जीवंत चेतना प्रदान की है, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। अर्थात प्रगतिवादी काव्य का आधुनिक काव्य में बहुत महत्व है, उसे नकारा नहीं जा सकता। केदारनाथ अग्रवाल, बाबा नागार्जुन, रामविलास शर्मा, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री जैसे कवियों ने इस प्रगतिवाद को पोषित किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास को बहुत ऊंची बुलंदियों तक इन्होंने पहुंचाया है। तो प्रगतिवाद का बहुत महत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मैंने प्रगतिवाद को 4 ऑनलाइन कक्षाओं में आपको पढ़ाया है। इसी तरह से छायावाद को भी 4 ऑनलाइन कक्षाओं में, प्रगतिवाद और छायावाद के पहले आपने द्विवेदी युग को भी 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा है, और भारतेंदु युग जो पहले काव्यधारा आधुनिक काल की, जहाँ से आधुनिक काल का आरंभ होता है, उसको भी आपने 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ा है। तो आप इनको सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छी तरह से याद करें, और इनके PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं, आप वहां से इनका अध्ययन करें। और कॉलेज के YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके लिंक भेजा जा रहा है, जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से देखें, उनको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।